नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना से अर्थव्यवस्था पर पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है। इस दौरान गवर्नर ने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक यह 1.9% रहेगी। वहीं आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए भी मदद का ऐलान किया है, जिसमें नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है, जबकि नाबार्ड को स्पेशल रिफाइनेंस के तहत 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। आरबीआई टीएलटीआरओ के जरिए सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए डालेगा, जिसके बाद ये संस्थाएं जनता और उद्यमियों को कर्ज दे सकेंगी। वहीं गवर्नर ने यह भी साफ किया है कि एटीएम 91% क्षमता से काम कर रहे हैं और लॉकडाउन में मोबाइल और नेट बैंकिंग में कोई परेशानी नहीं है। सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई ने नए कदमों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं बैंक क्रेडिट फ्लो में छूट के लिए प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना संकट को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है और कोरोना से बने हालात पर आरबीआई की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सुपरविजन की तैयारी है और G20 इकोनॉमी में भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे बेहतर रहने की उम्मीद है। बड़ी घोषणाओं में 90 दिनों के एनपीए पीरियड से मोरेटोरियम पीरियड बाहर रहेगा। कर्ज लेने वालों को एनबीएफसी रिलैक्स्ड एनपीए के तहत रख सकती है। इस दौरान शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भारी मंदी में जा सकती है। उन्होंने कहा कि 27 मार्च के बाद माइक्रोइकोनॉमिक गतिविधियों में कमी आई है। गवर्नर ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% रहने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि मार्च से सर्विसेज पीएमआई में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2020 में निर्यात की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद कृषि क्षेत्र में बुआई की स्थिति बेहतर रही है। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह के काम धंधे बंद पड़े हैं और हर दिन 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में ही देश की जीडीपी को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जहां दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक्टिव हैं, तो रिजर्व बैंक भी इस मामले में पीछे नहीं है और आज की पहल से साफ नजर आ रहा है कि रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने जा रहा है ताकि उसकी दशा सुधरी रहे और बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय इकोनॉमी अपने प्रतिद्वंदी चाइना के मुकाबले अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, जब कोरोना का संकट समाप्त हो जाए और लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों की एक महत्वपूर्ण पैनल और वो अपनी जानकारी के द्वारा ये बताएंगे कि किस तरह से जो ये सुझाव दिए गए हैं या जो घोषणाएं किए गए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो अपनी बात रखेंगे। स्वागत है आपका। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। विकास तिवारी जो छत्तीसगढ़ यूनिट के कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद आर्थिक विशेषज्ञ हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे थे, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के। ओपी राय वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति और वहां की सरकारों की घोषणाओं पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत प्रोफेसर ललन प्रसाद जी से। ललन प्रसाद जी, रिवर्स रेपो रेट से शुरुआत करते हैं। वास्तव में इसका मतलब क्या है सर? और जो कुछ भी घोषणाएं शक्तिकांत दास जी ने की, एक आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसा बताएं जिससे जनसत्य न्यूज को देख रहे दर्शक ये समझ पाएं कि वास्तव में आज ये जो दवा दी गई है वो उस दवा से इस देश की अर्थव्यवस्था और उनकी माली हालत किस स्तर पर सुधरेगी, एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इकॉनमी चूंकि डिप्रेशन में जा रही है
और सारी दुनिया की इकानमी डिप्रेशन में जा रही है। जैसा कि शक्तिकांत दास जी ने कहा कि सारी दुनिया को $9 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है इकानमी को, और उसमें जो जापान और जर्मनी का जो टोटल जीडीपी है उतना आप समझिए सारी दुनिया का टोटल लॉस हो चुका है। लेकिन इस स्थिति में भी भारत थोड़ी अच्छी स्थिति में है, और G20 के देशों में हम सबसे अच्छी स्थिति में इस समय है। जो आज मेजर्स शक्तिकांत दास जी ने अनाउंस किए बड़े महत्वपूर्ण हैं, और उनका पर्पज ये है, बेस पर्पज उनका ये है कि इकानमी में पैसे की कमी ना हो, लिक्विडिटी क्रंच देश के अंदर ना हो। ये ना हो कि हम फंड्स की कमी हो गई और इसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक गए, या इसकी वजह से हमारे उद्योग काम पर नहीं कर रहे हैं, या इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फॉरेन ट्रेड प्रभावित हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में कमी की घोषणा की है। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर जो बैंक, रिजर्व बैंक में जो पैसा अपना जमा करते हैं कमर्शियल बैंक वगैरह, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ने घटा दिया है 0.25% से। तो अभी तक उनको 4% इंटरेस्ट मिलता था बैंकों को, जो पैसा बैंक रिजर्व बैंक में रखते थे, अब उनको 3.75 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ये चाहती है कि आप हमारे पास पैसा रखने की बजाय आप इसको मार्केट में दीजिए, आप लोन दीजिए, लोगों को, इंडस्ट्री को दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लिक्विडिटी हो। आपको याद होगा दिवाकर जी, अभी थोड़े दिनों पहले जब रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया था तो उन्होंने रेपो रेट भी घटा दिया था। रेपो रेट तो उन्होंने 0.75 तक घटा दिया, जो बहुत दिनों बाद इतनी कटौती हुई थी। और उसका पर्पज ये था कि बैंक अधिक से अधिक पैसा रिजर्व बैंक से लें और उसको कर्ज में दें। तो ये दोनों मेजर, जो रेपो रेट को घटाने का, फिर आज रिवर्स रेपो रेट घटाने का, दोनों का पर्पज ये है कि इकानमी के अंदर अधिक से अधिक कैश जाए, अधिक से अधिक पैसा जाए, और वो पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू और जो नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और जितने भी छोटे बैंक्स हैं, बड़े बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके थ्रू ये पैसा बाजार में जाए, ताकि कहीं बाजार में पैसे की कमी ना हो। इंडस्ट्री में जाए, इंडस्ट्री में कम पैसे की, और ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड दोनों में पर्पज। तो ये रेपो रेट और इंटरनल, ये रिवर्स रेपो रेट का तो ये पर्पज था। दूसरा तिवारी जी जो छत्तीसगढ़ यूनिट के, कांग्रेस यूनिट के हेड हैं, प्रवक्ता हैं, विकास तिवारी जी, शक्तिकांत दास ने घोषणाएं महत्वपूर्ण कर दी हैं। कल भी आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे इंतजामात किए जाने चाहिए उद्योगों के संदर्भ में, छोटे उद्योगों के संदर्भ में, लघु उद्यमियों के संदर्भ में, क्योंकि लिक्विडिटी अर्थात पैसा जितना फ्लो होगा मार्केट में और बैंकों में जिस तरह से उपलब्ध रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा कर्ज ले सकते हैं और अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये प्रयास आरबीआई ने कर दिए हैं और घोषणाएं कर दी गई हैं। कितना सहमत हैं आप इस प्रयास से? देखिए, कोरोना कोविड-19 का जो ये महामारी का संक्रमण काल है और देश लॉकडाउन में है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि ये समय प्रधानमंत्री जी का साथ देने का है। प्रधानमंत्री जी जो देश को संकट से उबारने के लिए लगे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहीं ना कहीं ये हो जाती है, जो सरकार कहती है वहां पर से घोषणा शक्तिकांत जी कह तो देते हैं, लेकिन वो जब धरातल स्तर पर आता है तो आते आते ना जाने वो कितना समय निकल जाता है और जो धरातल में चीजें दिखती नहीं। इसका कल एक उदाहरण मैं आपको दिया था कि पीएम केयर फंड में जी, आप अपनी बात रखें, कोई तकनीकी समस्या आ रही है। सीधा हम ओपी राय के पास चलते हैं, जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओपी, सवाल उठा दिया, फिर नियत पर सवाल उठाया गया। स्वागत। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, अपनी बात रखिए सर, बात रखिए। विकास जी पहले बोल रहे हैं, रखिए सर। मैं नियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, हर फैसले का स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मोदी सरकार के हर फैसले का स्वागत करती, लेकिन देखिए, आप अगर पहले चले जाए तो इसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने चिंता जताई थी और फरवरी के अंदर उन्होंने कहा था कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी यहां पर आएगी और पूरा आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो उनके जो ट्रोलर है, उनके जो आईटी सेल के विभाग के जो लोग, वो उसको हास्यास्पद बना देते हैं। और अभी देखिए कि
पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अगर राहुल जी की बात सुनकर तुरंत विदेश से जो आने वाले जितने भी फ्लाइट है उनको रोक दिए जाते, तो मैं समझता हूं दिवाकर जी इतनी भयावह स्थिति नहीं आती, और जो आर्थिक संकट का सामना अभी आने वाले समय में करना पड़ेगा। कल भी राहुल जी ने कहा कि ये सिर्फ एक स्विच ऑफ करने की बात है। हम आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनकी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, जो आरबीआई बात कह रही है, वो जल्द से जल्द चंद घंटों में हो, एक दिन में हो, वो धरातल स्थल में दिखे। इसका एक उदाहरण मैं बताऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में 2 महीने का राशन तत्काल प्रभाव से 56 लाख कार्डधारियों को दे दिया। उसके बाद जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दे दिया। किसानों की अर्थव्यवस्था जो इनके कारण सुधर गई, खुद वो किसान है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज आरबीआई ने उस बात को भी तारीफ की है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा हो रहा है वो धरातल स्थल में 1-2 दिन के अंदर दिखना चाहिए। विपिन, कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात बोल रहे थे अपनी, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे। देखिए, बिल्कुल इनको पूरा हक है और बढ़िया इन्होंने बात, इनका अपना विचार है। मैं उसके बारे में एक बात बोलना चाहूँगा पहले, अपनी बात शुरुआत करने से पहले, कि मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हिंदुस्तान सरकार का है, और उसको राहुल गांधी ने क्या बोला? मेक इन इंडिया नहीं है, रिप इन इंडिया है। तो आप बात समझ सकते हैं, एक तरफ तवज्जो दी जा रही है आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, आप बोल रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट, और साथ में बोला जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम को तवज्जो दी जा रही है। देखिए, कई मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, आप खासकर इकोनॉमी की बात करें, एक तरफ से इसको अंग्रेजी में डबल वैमी बोलते हैं। एक पहले ही आर्थिक मंदी का दौर था, इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन कहिए आप, ऊपर से कोरोना की मार। तो देखिए, ये महामारी किसी को बता के तो आई नहीं कि दस्तक इसने पहले दिया और उसके बाद लोगों ने, तो ये तो अपने सर पे आ गई, तो इसको सब मिलजुल के इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये डबल वैमी हुई। उसमें उसके कारण पहले आप देखें कि सरकार की तरफ से 1,76,000 का बूस्टर शॉट दिया आरबीआई ने, ताकि केंद्र को मदद मिल सके। और बाकी जो क्योंकि नोटबंदी के बाद यह कहा गया था कि वर्किंग कैपिटल कम हो गया और लिक्विडिटी नहीं है, और यही लिक्विडिटी को मद्देनजर रखते हुए इस बारी भी अगर आप 50,000 करोड़ की बात करें, जो आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने जिसका ऐलान करा है, तो उसके पीछे भी मंशा साफ है कि लिक्विडिटी हम क्रिएट करें, और ताकि जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, और ताकि उनको एक बूस्ट मिले। और विपिन, एक सवाल उठता है, क्या लिक्विडिटी की इतनी समस्या थी पहले से ही? हालांकि कोरोना को लेकर के हम लिक्विडिटी का और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये समस्या 5-6 महीने पहले से ही थी? देखिए, ऐसा है कि एक शब्द है परसेप्शन, धारणा। तो कई बारी आप अगर सेंसेक्स की भी बात करें, मैं एज अ लेमैन एक बात बोलूंगा कि वहां पर भी देखिए सेंटीमेंट्स पे होता है कई चीजें, कि शेयर मार्केट जब उछाल लेती है या नीचे गिरावट होती है, तो कई बातें उस पर कई फैक्टर्स पे निर्भर होता है। लेकिन आप अगर बात करें इस समय की, जैसे आपने सवाल पूछा, तो इस समय की मांग यह है कि लिक्विडिटी क्रिएट करी जाए, लिक्विडिटी मार्केट में लाई जाए, और लोगों को देखिए, लोगों के पास अगर पैसा भी है, मुझे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, लोगों के पास अगर पैसा भी है तो एक तरह से एक फियर एलिमेंट है, और उनको है कि पता नहीं आगे जाके क्या सिचुएशन होती है। अगर आप कोरोना की बात करें, और कि अभी जैसे आपने देखा इकोनॉमिक स्लो डाउन था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खासकर भी कुछ बोलना चाह रहा है, उसकी सुन लीजिए ना जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहिए आप तिवारी जी। मैं एक छोटा सा प्रश्न वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया कब कहा, और मैं चुनौती पूर्वक इनको यह निवेदन भी करना चाहूंगा, अगर उनके पास कुछ दस्तावेज है तो दिखाया, नहीं तो राष्ट्रीय चैनल में माफी मांगे। मैं अब आपको बता देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया बात। ऐसे है मनगढ़ंत बात मैं क्यों बोल दूंगा, उन्होंने एक बारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सुन लीजिए पहले आप भी अगर गूगल में देखेंगे, कोई बेबुनियाद बात नहीं मैं कर रहा, देखिए वो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर एनवायरमेंट वो जब इतनी होती है जाता है, उस समय हम बेबुनियाद बात नहीं बोल रहे, और ना हमारे एक बात सुनिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप कोट कर रहे हैं तो राहुल गांधी का कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस था? मैं पहले बोल हुआ था, कब हुआ था? आप रेट कैसे बोलिए आप बताइए रेट किस दिन कहा था राहुल गांधी? आप बोलने तो दीजिए सर, बोलने दीजिए, आप पहले अपनी जानकारी पूरी लीजिए, ये बोलने दीजिए, बात ना करें आप।
मैं ऐसी, अरे सर आप इनको सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए जी। पहली बात तो ये राजनीति का विषय नहीं है। आप ये देखें कि जब मिर्जापुर में नमक रोटी की बात हुई, सरकार को घेरने की बात हुई, मैं पत्रकारों में से हूं जिसने पहले सुन लीजिए, तो जहां पर जो गलत उसको गलत बोला जाता है। रही बात आपकी, सुन लीजिए, रही बात ये बेबुनियाद बोलने का हमें कोई शौक नहीं है, और खासकर इस समय जब कोरोना की महामारी सर पर है, बात किस, मुझे बताइए, किस संदर्भ में कही थी सुन लीजिए पहले। आपकी झूठ बात देखिए, सुन लीजिए आप शर्मा जी, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, निवेदन कर रहा हूं, उनकी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन से दिनांक को, मैं सरकार आपको वही बताना चाह रहा हूं, आप अगर मेरी बात सुन लेंगे तो आप, मैं ऐसे बेवकूफी, अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, मैं तो जवाब देने के लिए बैठूं। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि किसी जगह मैं आपको उसकी तारीख बताऊं या वो बोलूं, अरे भाई ये तो सार्वजनिक है। उस समय क्या होता है कि जब राजनीति में कटाक्ष करे जाते हैं तो वो ये जैसे चुनाव समय जुमले होते हैं, उस समय राहुल गांधी ने किसी बात को देखा था कि यहाँ पर मेक इन इंडिया को वजह दी थी, जहां भी बलात्कार के मामले सामने आ रहे थे। पहले सुन लीजिए, बलात्कार के मामले बढ़ रहे थे, बलात्कार तो इस राहुल गांधी जी के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, आप मांग रहे हैं सर, आपके डिबेट में ना बाइकआउट करूंगा। आप इसको मेंटेन करें डिबेट को। और विकास तिवारी जी, मुद्दे से अब हटें, क्योंकि ये माफी मांगने का प्रकरण बाद में हो सकता है। फिलहाल हम दिवाकर जी छोटी सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था और मैं अपनी बात, दिवाकर जी मैं अपनी बात मनवाने ओपी राय, सीधा हम आपसे बात करते हैं। ओपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाने जाते हैं, कम से कम उत्तर भारत में, इस घोषणा के बाद क्या बूम मिल सकता है और लोग इसका किस स्तर पर स्वागत कर रहे हैं और कितनी अपेक्षाएं हैं, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हो सकेंगी? ओपी राय। देखिए दिवाकर जी, केवल इंडस्ट्रियल हब ही नहीं है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की बात करते हैं, ये कृषि प्रधान राज्य भी हैं। और आप जो देखें, चाहे गेहूं की बात की जाए, चावल की बात की जाए, या और भी जो अनाज है उसकी, तो उसमें भी जो उनका बहुत ही, अगर पूरे देश में कहा जाए तो पंजाब और हरियाणा का काफ़ी खासा योगदान रहा है। और जो आज आरबीआई के गवर्नर ने जो घोषणा की थी, एक तरह से देखा जाए तो सारे उद्योग जो हैं वो बंद है। तकरीबन 22 मार्च से अगर कहा जाए, लॉकडाउन जो चला था जनता कर्फ्यू के बाद, और ये 3 मई तक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सारे उद्योग धंधे बंद है, चाहे वो छोटी फैक्ट्रियां हो, बड़ी फैक्ट्रियां हो, सारे एक तरह से लॉकडाउन के तहत बंद हैं। तो जो भी वहाँ कामगार हैं, मजदूर हैं, खासकर वो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के या अन्य राज्यों के भी इधर आते हैं और वो जो काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो एक तरह से ये घोषणा की गई है, और जिस तरह से नाबार्ड की बात कही जाए, 50,000 करोड़ रुपए और जो भी सहकारी संस्थाएं हैं उनको देने की बात कही गई है, तो ये एक अगर कहा जाए, इससे जो है अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। खास तौर से ललन सर की मैंने बात सुनी, जो रिवर्स रेपो की बात कही, और जो शशिकांत दास का कहना था कि अगर उन्होंने 0.25 इसको घटाया है इंटरेस्ट, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कहीं ज़्यादा सूद मिल रहा होगा, पैसे रखे होंगे आपने किसी जगह पे, और वहाँ अगर एकाएक सूद घट जाए तो आप वहाँ से पैसा निकाल के कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो बैंक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आने वाले वक्त में, जब ये लॉकडाउन खुलता है, जो कंपनियों की स्थिति रहेगी, अगर उनके पास पैसे नहीं है ये, तो अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको जो है लोन दे के और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, वो काम के, ताकि पैसों की कमी ना हो। तो एक तरह से ये एक अच्छा जो है निर्णय है। खासतौर से अगले साल जो तकरीबन 7.5 जो जीडीपी की बात कही गई है, अभी जो जीडीपी है आपका, जो सकल घरेलू उत्पाद है, अभी आप अगर कहा जाए 1-1.25 महीने का ये लॉकडाउन होने जा रहा है, इस दरमियान जो जिस तरह से घट रहा है, अगर जीडीपी की बात कही जाए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान राज्य है, चाहे हम अगर जो कच्चे फल सब्जियां हैं वो भी अगर अभी मार्केट में ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही हैं,
और अगर कहा जाए वो धीरे धीरे वो एक इंडस्ट्री में बदलती है। आप टमाटर की बात करते हैं, टमाटर जो खेतों से मंडी में आता है, मंडी से फिर वो कंपनियों में जाते हैं, वहां से सॉस बनते हैं तरह तरह के। तो अगर अभी ये लॉकडाउन के तहत बंद है तो एक तरह से कहा जाए कि जो किसानों को घाटा हो रहा है, अगर उनके लिए भी जो नाबार्ड और ऐसी संस्थाएं से पैसा मिलेगा तो वो आगे जो फसल का जो उनका वो होगा वो करेंगे। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा की मैं बात बताना चाहूँ कि राज्य सरकार ने जो यहाँ गेहूं की खरीद और सरसों की खरीद शुरू की है, मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि उनका कहना है कि एक एक दाना हम वो खरीदेंगे। तो एक तरह से कहा जाए किसानों के लिए उनकी फसल जो है वही कमाई है, उनका रोजगार वही है। तो एक तरह से इस जो जहाँ उद्योग धंधे बंद हैं वैसी स्थिति में अनाज का जो भंडारण हो रहा है ये भविष्य में भी काम आएगा और इससे जो है अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, बात पूरी तरह हो गई तो इसका मतलब कोरोना इफेक्ट जो है, जो पढ़ने की बात कही जा रही है, अगर जीडीपी को देखा जाए तो जो अनुमान है वो भी बेहतर होने का निर्देश दे रहा है या संकेत दे रहा, अगर आप यूं कहें। और अगर ये स्थिति है तो निश्चित रूप से अगर लिक्विडिटी की समस्या नहीं है तो भारत को तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होने ही नहीं जा रहा। जी नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा। देखिए, अगर ऐसी स्थिति में भी हमारी इकानमी चाहे 1% ही बढ़े, अगर इकानमी का ग्रोथ रेट हो रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये नेगेटिव में चला जाए, ग्रोथ ना हो, हम नीचे चले जाएं, सोने के नीचे चले जाएं, तब तो कोई बात हुई। जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं कह रही कि भारत 1.9% पर, इसका मतलब 2% के लगभग ग्रोथ अब भी होगा। देखिए, इस समय चाइना बहुत नीचे आ चुका, उसका ग्रोथ रेट भी बहुत गिर गया, और अमेरिका और सारे यूरोप की जो स्थिति वह सब आप देख रहे हैं। 1970 के दशक की जो स्थिति थी चीन की, वो होने वाली है, ये कह दिया गया है, अनुमान जता दिया गया है। ललन जी, यानी पिछले 30 सालों में चीन इतना नीचे नहीं गिरा था जितना आज गिर गया है, और हम अभी G20 के देशों में सबसे आगे हैं ग्रोथ रेट में। ये एक बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन और ये आधार है बड़ा सॉलिड है। अभी आपने जो कहा वक्ता ने कि देखिए हम कृषि प्रधान हैं, मैं समझता हूँ इसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। इतनी बड़ी आबादी को सस्टेन करना एक कृषि प्रधान देश ही कर सकता है। अगर हमारी आबादी इतनी बड़ी होती है और हमारे यहाँ कृषि पैदावार कम होती तो हम दुनिया के सामने आज भी कटोरा लेकर घूमते। आपको याद है 1948 वगैरह में क्या हुआ था? विकास तिवारी जी, आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं सर, अच्छा कमेंट दीजिए। देखिए, किसानों की स्थिति आज अभी जो रिपोर्ट लेटेस्ट आ रही है कि पंजाब, ठीक है सर, विकास तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन जी, पहले सबकी बात होने दीजिए। देखिए, अपना मंडी में विकास जी, सर ललन सर आप थोड़ा रुके। हाँ विकास जी बताएं। विपिन जी बहुत उत्साह से ये शायद ये न्यूज दिखाना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया कहा। देखिए विपिन शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको राष्ट्रीय चैनल में झूठ बोलना शोभा नहीं देता। भाई साहब, वो एएनआई की रिपोर्ट है। अरे सरकार, वो अरे झूठ बोल लीजिए ना, आप पहले मेरी सुन लीजिए। मैं नहीं झूठ, मेरे को क्या मिलेगा झूठ बोल के? मैंने ये, अरे पहले बोल लीजिए प्रभु, अब मेरे को 10 सेकंड सुन लेंगे, आप पूरा समझ जाएंगे। 10 सेकंड में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप सुन लीजिए। आप दोनों राहुल गांधी जी ने बात को नहीं कहा, ये बहस खत्म करेंगे। मैं सुन लीजिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपसे, 10 सेकंड 10 सेकंड लीजिएगा। झारखंड के अंदर में, बस झारखंड में चुनाव के समय जब बलात्कार की जब बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने? हो चुका। आपने कहा मेक इन इंडिया को राहुल नहीं, मैंने आपने बात नहीं समझी, मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको। तिवारी जी, मेरे को बोला ना आपने की बातें संकटकालीन समय में कोरोना के, अगर कोई भाजपा का नेता ये बात कहता है नहीं तिवारी जी, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन तिवारी जी, कोई सम्मानित पत्रकार झूठा बात तोड़ मरोड़, अरे झूठा किसको बोल रहे हैं? देखिए कैसे शब्द शोभा नहीं देता। आपको भी नहीं शोभा। आप पहले बिना बोले आप बात पे निष्कर्ष पे निकल रहे हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए बस, मैं बिल्कुल आग्रह कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं ये बोलना चाहूंगा विपिन शर्मा जी, आप मेरे को बोलने शर्मा जी, अब हम आपको 10 सेकंड नहीं दे सकते क्योंकि हमारा डिबेट जो है मुद्दा उसका नहीं, आपने उनको मौका दिया, आपने मुझे पहले बोला बोलने के लिए। तिवारी जी, इस बात को इतना आप भी गांठ मत बांधिए। मैंने ये बोला था कि अरे भाई कि स्लिप ऑफ स्लिप ओवर, राहुल गांधी ने सिर्फ वो बोला था, आपने बात को कहां से गोलमोल कर दिया। बस विकास जी, अब मैंने तो एएनआई की रिपोर्ट में बोला था। और विपिन जी प्लीज, हम बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और राहुल के वक्तव्य का और उसके खंडन और मंडन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप दोनों से विनम्र अनुरोध है कि आप मुद्दे पर आएं। विकास तिवारी जी, सवाल यह है
जो घोषणाएं की गई हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो अनुमान है IMF का और अन्य कुछ क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं का, उसके हिसाब से भारत की इकोनॉमी बूम करेगी, न कि डाउन होगी। क्या आप भी अब भी आप जो है इस पर सवाल उठाएंगे, इन प्रयासों पर? देखिए, निश्चित तौर पे विपक्ष का काम सरकार को सजग करना है, सरकार को सलाह देना है, और हम सलाह भी देंगे, उनके साथ भी रहेंगे, उनके गलत नीतियों का विरोध भी करेंगे। फिर मैं कहूंगा, जब राहुल गांधी जी ने इस बात को फरवरी में कहा, तैयारी उस समय जानी थी, 2% की जो बात करता वो 3% में जाता, हो सकता है वो 4% में जाता। मैं भारत की जनता को साष्टांग प्रणाम करता हूं कि वो लॉकडाउन में पूरा साथ में है, और प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि धरातली स्थिति वो दिखनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि 2%, 1.5% का ग्रोथ दिख रहा है। अगर विपक्ष की बात सुनते मोदी जी तो ये 3%, 4% होता, हम और इतिहास गढ़ते। फिर मैं आपको छत्तीसगढ़ लेकर आऊंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका जवाब ले लेते विकास जी, आपकी बात पर जवाब लेना। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, अगर विपक्ष की बात सुनी गई होती और सुनी जाए तो 3 से 4% के ग्रोथ की बात है, तो बात सुनने में क्या हर्ज है सर? खैर, आप तो पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या ये अनुमान जो तिवारी जी कह रहे हैं वो सही है? जी देखिए, राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत समय रहते हुए इस देश में लॉकडाउन कर दिया, जबकि दुनिया के और बहुत बड़े बड़े देश जो उन्होंने काफी टाइम बाद लॉकडाउन किया और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो जहाँ तक लॉकडाउन की बात है और जहाँ तक गवर्नमेंट को स्टेप लेने वाली बात है, लॉकडाउन के पहले से ही देखिए इस देश में जो बाहर से फॉरेन से लोग आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग शुरू हो गई और 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही भारत सरकार को ये भनक लगी कि इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, उन्होंने नेसेसरी कदम उठाने शुरू कर दिए, और उसका ये परिणाम हुआ कि हम इस स्थिति में आज हैं कि हमारे यहाँ जो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं वो केस वो सैकड़ों में हैं, और जबकि स्पेन में और यूरोप के और देशों में हजारों में है, लाखों में है, और लाखों में लोग मर रहे हैं इसमें सारी दुनिया में, और हमारे यहाँ डेथ रेट सबसे कम है। तो ये जो भारत सरकार ने स्टेप मोदी जी ने लिखा है, समय पर स्टेप आ गया था, और इसके बाद अभी देखा कि अभी जो 2-4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने घोषणाएं की हैं, वो 7 पॉइंट दिए हैं, और जो उन्होंने कहा कि हम किस तरह से जो रेड जोन में हैं उनको तो नहीं छेड़ेंगे, अभी जो ऑरेंज जोन में है वहाँ कुछ काम शुरू करेंगे, और जो ग्रीन जोन में है वहाँ ललन सर अब हम जवाब भी ले लें। विकास तिवारी जी, कुछ जवाब लेना है या फिर कोई सवाल उठाना है आपको? नहीं, मेरा निवेदन है लल्लन सर से, बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका सम्मान करता हूं, प्रणाम भी करता हूं, लेकिन मैं धरातली स्थिति की बात कर रहा हूं। पीएम केयर फंड का 1 रुपए का रिलीफ जनता को नहीं मिला है, हमारे तक नहीं आया। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग ग्रीन जोन में सिस्टम इसलिए है, पूरा प्रदेश इसलिए क्योंकि प्रदेश के मुखिया और पूरी सरकार लगी हुई है। और सबसे बड़ी चीज, 70 किलो चावल हर राशन कार्ड धारी के घर में पिछले 7 दिन में पहुंच गया। अब मैं आप सभी से निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना का लाभ पत्रकारों को, गरीब जनता को, मजदूरों को सीधे सीधे हुआ, इसका एक लाइन में जवाब दिया जाए। खैर, भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं बैठे हैं, लेकिन कल भी आपको जवाब पूरा दिया गया था और आप उससे आश्वस्त नहीं हैं। यह समस्या सर आपकी हो सकती है, ये हमारी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ओपी राय, क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप बहुत ही गहन नजर रखते हैं कम से कम 3 राज्यों की राजनीति पर और प्रशासनिक कदमों पर, उनके द्वारा उनकी नीतियों पर, उनकी रणनीति पर, क्या ऐसा लगता है कि केंद्र का कोई सहयोगी किसी राज्य को नहीं मिल रहा है? ओपी राय जी, देखिए, मैं उदाहरण देना चाहूँगा पंजाब की जो बात है, तो जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात की पीएम से, और जो जीएसटी का बकाया का चल रहा था, और जो भी जो सरकारी सहायता केंद्र की सहायता, क्योंकि राज्य का जो सारा अगर देखा जाए तो जो एक्सपेंडिचर होता है और जिस तरह से जो टैक्स का कलेक्शन जीएसटी के बाद हुआ है, उसमें केंद्र पर निर्भर है, क्योंकि जो रिफंड आता है जो भी ये है तो वो देना होता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। केंद्र सरकार जो, चूंकि ये अभी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, जो राजनीति होती है, समय ही नहीं है। विकास तिवारी जी, समय नहीं है ये। आप इतने सवालात उठा रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार आपको पूरा डाटा के सहित पंजाब राज्य जहां कांग्रेस का शासन है उसका उदाहरण दे रहा है, और बहुत ही
अनुभवी पत्रकार हैं और जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पर अपनी बात रख रहे हैं। ओपी राय जी। जी सर, तो एक तरह से कहा जाए तो डेली जो मीटिंग हो रही है, जो बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि केंद्र, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि हर मंत्री को एक दिया गया है कि वो इस इलाके में और इस स्टेट के कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उनसे ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है। वीडियो को जो वीमिक्स से हम जुड़े, इसी तरह जो है जूम से और कई ऐपों के माध्यम से वो बात हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है। चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, हरियाणा हिमाचल में आपकी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से गहलोत साहब हैं और यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। तो जिस तरह से अगर कहा जाए कि राज्य सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से लॉकडाउन का पूरा तरह से समर्थन किया है, लोगों को जो सुझाव दे रहे हैं, एक तरह से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सख्ती भी हुई पंजाब में, सबसे ज्यादा सख्ती पंजाब में हुई, जिस तरह आपने देखा होगा पंजाब पुलिस ने कदम उठाया था। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो केंद्र पर जो है आरोप लगाना इस समय सही नहीं है, चूंकि अगर ये किसी स्टेट का या किसी पार्टी की सरकार का मामला नहीं है, ये पूरे विश्व में हम क्या दिखेंगे, क्या हमारा एक रहेगा। आज 34,000 से ज्यादा लोग अमेरिका में मर चुके हैं, आपके यहाँ देखिए वो आंकड़ा बहुत नीचे है। वहाँ तकरीबन जो लोग संक्रमित हैं वो शायद 2 लाख से ज्यादा लोग वहाँ संक्रमित हैं। आपके यहाँ अभी जो ओपी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। और अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप प्रशासन के राज्यों के सरकारों से लड़ाई चल रही है, वो भी सार्वजनिक हो चुकी है, वो भी बातें आ रही हैं निकल करके। और हम तो अमेरिका से कई भारतीय परिवारों को जोड़ करके देखें वहां पर किस तरह से द्वंद्व चल रहा है। तिवारी जी, आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम सिर्फ विपिन शर्मा जी से इतना पूछना चाहेंगे कि कितनी आपकी बातों से उनको आपत्ति है और क्या ऐसा कदम है जिससे इस देश की इकोनॉमी को वास्तव में वो बूम मिलेगा जिसकी अपेक्षा हर भारतीय रख रहा है। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा, इस समय जैसे आप मॉरेटोरियम की बात करते हैं तो वो अच्छी बात है, आपने समय दे दिया लोगों को जिन्होंने कर्जे लिए हैं या बाकी बैंकों से जिनकी डीलिंग चल रही है, लेकिन इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अभी भी उतना ही लगी जा रहा है। तो ये एक ऐसी एक कंसर्न है जो बिल्कुल सरकार की तरफ से इसको जितने भी ग्राहक हैं या जिन लोगों ने पैसा लिया है वो उनको इस बात की काफी चिंता है। इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन दूसरी 2 बातें अच्छी ये हैं कि आप अगर देखें कि आरबीआई की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं बैंकों को कि आप अपने डिविडेंड पेमेंट्स अपने शेयर होल्डर्स को ना दें। तो ऐसे समय में ये कदम एक बिल्कुल इसका स्वागत होना चाहिए। और दूसरी बात में जिस तरह से हमने बात करी कि रिवर्स रेपो रेट को जिस तरह से कट करा है, तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ताकि इसी बहाने जो बैंक हैं वो सारे सेंट्रल बैंक में अपना अगर पैसा पार्क कर देते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आप इकोनॉमी को पटरी पे लाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक बात निश्चित है कि कोई भी अर्थशास्त्री कितने से बड़ा सा हो जाए, लेकिन वो भी जीडीपी का आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं बता सकते और सिर्फ आकलन लगाया जा सकता है। और अभी आप बात करें, एक तरफ अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर, उनकी तनातनी आपस में, ऊपर से कोरोना की मार, तो अभी देखिए हिंदुस्तान के पास भी एक सुनहरा अवसर है कि अपनी इकोनॉमी को हम लोग दोबारा रिवाइव करें और मेक इन इंडिया और ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, मैं एक बात पहले भी मैंने बात बोली, उसी बात को दोहराऊंगा कि व्यापार से ज्यादा उत्पादन पे तवज्जो देनी है। इस समय की मांग यह है व्यापार से ज्यादा उत्पादन पर, अगर आपने इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो। ठीक है, व्यापार से ज्यादा उत्पादन पर। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, क्या ये हम कर पाएंगे? देखिए, इसमें कोई असंभव बात नहीं है और ये चीज़ शुरू भी हो गई है। अब जैसे जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इस समय हेल्थ सर्विसेज के लिए जितनी चीज़ों की डिमांड है, ये सारी इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम दुनिया के 60-65 देशों को दवा सप्लाई कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। और ये तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात है। और बहुत सारी इंडस्ट्री जब काम कर रही है देश में। और जो प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली कहा था कि जो बड़े बड़े उद्योग है, जैसे हमारी रिफाइनरीज हैं और ये पावर जनरेशन है और माइनिंग इंडस्ट्री है, और ये सब इंडस्ट्री भी ग्रेजुअली हम खोलना शुरू कर देंगे। और इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और जो कारीगर काम करेंगे उनको वहीं रखा जाएगा, वहीं खाना पीना दिया, उनकी पूरी सुरक्षा और उनकी हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ रहेगा। और इन फेजेस गवर्नमेंट ऑलरेडी इस बात पर लगी हुई है कि जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री देश में वो काम करते हैं। और ये 20 अप्रैल के बाद आप देखिएगा ये प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कदम तो ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं
और इनका परिणाम धीरे धीरे होगा। अगर हम सफल रहे, अगर जब मई के आखिर तक या जून के आखिर तक स्थिति में आ गया कि कोरोना कंट्रोल में आ गया, तो मुझे इस बात शक नहीं है कि हम प्लस में ही जाएंगे, जहां तक जीडीपी है माइनस में नहीं जाएंगे। बहुत अहम बात, प्लस में जाने की बात कर रहे हैं। विकास तिवारी जी अपनी बात आप रखिए सर, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखिए और हम इस डिबेट को कंक्लूड करें सर। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश है, पूरी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फिर बुनियादी मुद्दे मैं उठाऊंगा, क्योंकि विपक्ष का धर्म होता है मुद्दे उठाना, और हम राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुद्दा उठाने से हम घबराएंगे नहीं। अभी ओपी राय जी ने कहा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मजदूरों के जनधन खाते में कितने पैसे आए, माताओं को, बच्चों को खाना खिलाने में, दूध के पिलाने में समस्या जा रहा है, मजदूर तड़प रहे। सबसे बड़ी चीज उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मजदूर सुखी होंगे तब तो आप उत्पादन करेंगे सर। फिर मैं पूरा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो डाटा बताया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा बताया जाए कि पीएम केयर फंड से हर राज्य को कितना पैसा प्रदान किया गया। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, हम तो हक की मांग कर रहे हैं। और जब भी मोदी जी ओपी राय जी कहेंगे सरकार ले लेते हैं, अब ओपी राय जी का जवाब ले लेते हैं और इसी के साथ हम डिबेट समाप्त करेंगे। जी ओपी राय जी अपनी बात रखिए। देखिए, जो तिवारी जी बात कर रहे हैं, घूम फिर के वही जो कहा जाता है दुनिया है गोल, उसी पे आ जा रहे हैं। ये समय ये बात करने का नहीं है। बिना केंद्र की सहायता के कोई भी राज्य सरवाइव नहीं कर सकता है। खास तौर से देखने वाली बात है जो लल्लन साहब ने बात कही कि जो इस तरह का अभी इकोनॉमी का जो क्राइसिस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी भारत उत्पन्न कर रहा है। समझ लीजिए, जो दवा है, जो आप ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है, इसकी सप्लाई अमेरिका ने मांगी। सोच लीजिए, अमेरिका जितना बड़ा शक्ति आपके मतलब पीछे, या जिस तरह से भी उसने मांगा, और भी देशों को सहायता की जाए, तो इस तरह से जो परिस्थितियां बनी हैं। और खास तौर से जो ये रहे हैं मजदूरों के, तो मजदूरों के खाते जाके वो बैंकों में, जनधन खातों में, देखें बैंकों में लाइन क्यों लग रही है। हजार रुपए की जो बात कही गई थी जो जनधन खाते में जाने के लिए, उसमें गया है, उसमें जाकर देखें हरियाणा में भी लाइन लगी, पंजाब में भी लोग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओपी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हमारे पीसीआर टीम कह रही कि समय अब समाप्त हो चुका है। समय तो ओपी राय जी, हम इस डिस्कशन को फिर बढ़ाएंगे, हम इस डिस्कशन को फिर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी पीसीआर टीम हमें संकेत दे रही है कि समय समाप्त हो चुका है। प्लीज हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि अगर लिक्विडिटी है, अगर बैंकों के पास पैसा है, तो हमारे 130 करोड़ भारतीयों का जज्बा है कि जो कुछ भी हमने कोरोना के इस आतंक में अपने आप को रोक कर रखा है, पूरी ताकत से देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा देंगे और उसकी दशा ऐसी बनाएंगे जो पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर के खड़ी होगी। फिलहाल जनसत्य न्यूज में इतना ही। और आप अगर इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में रिजर्व बैंक ने उद्यमियों के लिए अब दरवाजे खोल दिए हैं, तो आप भी इसमें हामी दीजिए, इस पर सहमति दीजिए, और नहीं है तो इस पर अपने विचार दीजिए। और अगर आपने हमारे इस पूरे डिबेट को पसंद किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस पूरे डिबेट को लाइक करिए और शेयर करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए, क्योंकि हमें देश को बचाना है और 130 करोड़ भारतीयों के दम पर अपने इकोनॉमी को उसी स्तर पर ले जाकर के खड़ा करते हुए उसे आगे ले जाना है, ताकि चीन से लेकर के अमेरिका तक भारत की धमक और भारत की धाक जम सके। धन्यवाद, नमस्कार।